जो कि वो बच जाती है, भूसा बच जाता है उसका फसल का, उसको आप सीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको सारे आंकड़े भी दिखाए थे पंजाब और हरियाणा में जो स्टबल बर्निंग है उसको लेके। उससे ये बिल्कुल अब स्पष्ट हो गया है कि जो अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो साल दर साल दिल्ली वालों का, एनसीआर वालों का दम घुटता है, वो पंजाब और हरियाणा में जो पराली जलाई जाती है वो उसकी वजह से होता है। हमने कल भी आपको डेटा दिखाया था कि किस तरह से 10-12 अक्टूबर के समय वो फार्म फायर्स का, स्टबल बर्निंग का ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ, और जैसे ही पिछले 3 दिन से वहां पर पंजाब में, हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं 2000, 3000, 4000 से एकदम से 100, 125, 90, 70 पे पहुंची, तो पिछले 3 दिन से दिल्ली में हम नीला आसमान और चमकती हुई धूप देख रहे हैं 1.5 महीने के बाद। तो अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दिल्ली वालों का जो दम घुटता है उसके लिए पंजाब और हरियाणा में जलाई जाने वाली पराली जिम्मेदार है। अब इस पर एक्शन कौन लेगा? अब इस पराली जलने को रोकने के लिए कौन जिम्मेदार है? दिल्ली में होने वाला वायु प्रदूषण है, जो दिल्ली की हवा में, दिल्ली में रहने वालों का दम घुटता है, उस समस्या पर एक्शन लेने के लिए ये एयर क्वालिटी कमीशन जिम्मेदार है। पंजाब हमारी सरकार है, पंजाब में पराली जल रही है, अभी 6 महीने हुए हैं, समस्या बहुत बड़ी है, कई सालों से चल रही है, 1 साल और दे दो, अगली साल इसको ठीक करके दिखा देंगे। व्हीकुलर पोल्यूशन से होता है, कोई कहता है पराली जलने से होता है, लेकिन कोई भी आधिकारिक डेटा मौजूद नहीं है जो ये बता पाता है कि कितना पोल्यूशन कौन से सोर्स से होता है। इससे समस्या क्या आती है? इससे समस्या ये आती है कि कोई भी पॉलिसी बनाई नहीं जा सकती इस पोल्यूशन को कम करने के लिए जब तक सरकार को पता ही नहीं है कि कौन सा पोल्यूशन का सोर्स कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। इसी समस्या के समाधान के लिए, इसी बाधा को हटाने के लिए जुलाई 2021 में दिल्ली के कैबिनेट ने एक माइलस्टोन डिसीजन लिया कि हम दिल्ली में एक रियल टाइम सोर्स अपॉर्चनमेंट स्टडी करेंगे, जिसका मतलब है रियल टाइम बेसिस पे कौन से एरिया में किस समय पर जो पोल्यूशन हो रहा है उसमें कौन सा सोर्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। पर्यावरण मंत्री कहाँ है? कम से कम सामने तो ले आओ। तुम्हारे उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री कहाँ है? सामने तो ले आओ। हरियाणा का पर्यावरण मंत्री कहाँ सो रहे हैं? एक बार सामने तो ले आओ। आई एम अफ्रेड आई हम्बली डिसएग्री with the stance that you purporting and the what the Madras High Court did, because in my view, I'm afraid the Madras High Court order on Sanatan Dharma is emblematic of the hypocrisy, virtue signaling, cowardly stance and double standards of each of our 4 pillars of democracy, including and specifically the judiciary. Let me explain. There are 4 issues here. Number 1, on hypocrisy. Rahul, if you ask me the textbook definition of a banana republic, I would say that it is a republic where the Supreme Court stays silent on blatant violation of its own order. It has been more than 2 months since Udaynidhi Stalin wanted to eradicate Sanatan Dharma. More than 2 months since the Tamil Nadu government has been in direct contempt of the Supreme Court order of the April that said states should immediately file cases in instances of hate speech, and yet nothing has been done either by the state or the Supreme Court or the Madras High Court. I can only infer that eradication of Hinduism, comparing it to dreadful incurable diseases, calling it a menace upon the world, is not construed as hate speech by the Supreme Court, in which case it begs the question, why did it so ruthlessly come down on Nupun Sharma for merely quoting holy texts and infer it to be hate speech? But today, the same judiciary has refused permission for the holding of a conference titled Eradicating Dravidian Ideology. So you can hold a conference for eradicating Sanatan Dharma and the state will not act against you, and the most High Court will do is to castigate the police, but not the Supreme Court or its own judiciary for 2 months for not taking action. But if you want to hold a conference to eradicate Dravidian ideology, the state will not give you permission. If this is not hypocrisy, I don't know what is. Number 2, virtue signaling. The court says one should not hold a conference to quote, eradicate any ideology. I'm sorry, but I have a serious problem with this. Why can I not hold a conference where I profess my views and desire to eradicate, for example, Nazism or Maoism or any ideology that calls for the direct murder of millions who do not profess that ideology? It defies logic. Number 3, cowardly stance. There already is an ideology that specifically and unambiguously directs its followers to kill, maim and convert non-believers and all those who profess other ideologies. So by the court's own logic, this ideology should be banned. But does the court have the courage to ban this ideology? Number 4, double standards. The court says that free speech is not hate speech. Well, who decides what is hate speech? Polytheists are the worst of creatures, 98.6. Is this hate speech according to the court? Do not take disbelievers as friends unless they convert and kill them if they refuse 489. Is this hate speech? Quote, it is not enough that we merely oppose Judaism.
we should eradicate Judaism like we eradicate malaria and corona, unquote. Now I ask all those supporting Stalin as well as the Supreme Court, is this statement not anti-Semitic? In fact, Rahul, you will be arrested in 16 nations for saying this, but replace Judaism with Sanatan Dharma and you not only escape arrest, you celebrate the bigotry unabashedly. Uday Stalin uttered a shockingly anti-Hindu, anti-Sanatan Dharma, and the problem is the subsequent clarification was also utterly devoid of truth. If a BJP minister had said what Stalin has about another religion, there'll be a civil war by now. But Hindus are easy to abuse. They don't behead transgressors.